कि आप दरौली बाज़ार के समीप हैं। दरौली बाज़ार 10 बजे रात तक खुला रहता था, आराम से लोग चहलकदमी करते थे। अभी के डेट में 8 बजे बंद हो जा रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आने वाले समय में लगन आने वाला है, लोगों को पहले से ही टेंशन बना हुआ है कि हम मोटरसाइकिल से इस साल ए बेरी के लगन में न्योता ना करें। मैं तो जनता के सामने कहता हूं, मैं एक विकल्प हूं। अगर आपको लगे कि आपके भाई में, आपके बेटे में वो कैलिबर है या मेरी सोच से आप प्रभावित हैं, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हमसे जो बेहतर है हम सबको मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे। है कि जब भी जातीय हिंसा की बात आती है या जातीय बयानबाजी की बात आती है तो ये लोग तुरंत मतलब उत्पन्न हो जाएंगे और लगेंगे चिल्लाने। ना तो क्राइम पे बोलेंगे। आज आप देख लीजिए, शराब तो बैन है ही, बिक ही रहा है। उससे भी ज़्यादा खतरनाक हर गांव में स्मैक बिक रहा है। स्मैक पीने वाले जो लड़के हैं, क्राइम सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं, क्योंकि जब पैसे की कमी होती है तो छिनतई करेंगे, मर्डर करेंगे, और मामूली सी रकम पे। इस पे कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। अभी ये सिचुएशन हो गया है कि मुझे अपने राजपूत दोस्तों से ये कहना पड़ता है कि भाई हम तुम अभिन्न अंग हैं। मेरे जो राजपूत दोस्तों कहते हैं कि भाई बाबा जी होवा तू काहे सोचत है। ऐसा सिचुएशन हम एक दूसरे को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसी तरह पहले हिंदू मुस्लिम का था, ग्राउंड में कुछ नहीं है, सब कोई अगल बगल घर में रहते हैं, हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है नहीं भाई हम तुमको चाहते हैं, हमारा अपना पुराना रिश्ता है, बाप दादा के जमाने से रिश्ता चला है। ये चीज़ें हमको जस्टिफाई करनी पड़ी है। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार के वर्तमान परिदृश्य की अगर बात कल जाओ तो बिहार में जातीय जनगणना के रिजल्ट आ गई बा और रिजल्ट जौन बा घोषित कर दिया गई बा। एकरा बाद तमाम तरह के प्रतिक्रिया सोशल मीडिया से लेके तमाम नेता तक दे रहल बने। ओकरा अलावा ओकरा कुछ दिन पहले रवा देखनी हो बिहार में कितना बढ़िया सुनियोजित तरीका से माहौल बनावे की कोशिश कर गई हो। एक तरफ मनोज झा की बयान आयल, वहाँ के वो कविता पढ़नी ठाकुर के ऊपर। ओकरा बाद आनंद मोहन के बयान आयल, लड़ाई जौन बा ब्राह्मण वर्सेज राजपूत होके लागल। सिवान के बात कल जाओ तो सिवान के पूर्व MLC टूना पांडे जी भी ऊपर बयान देनी। और ओकरा बाद के स्थिति देखिए, स्थिति ई भइल बा कि गाँवा गाई के राजपूत के लइका ई खोजता रहे कि टूना पांडे के वीडियो में कई गो ब्राह्मण, हमारा गांव के हमरा जाने वाला ब्राह्मण जय हो बाबा आ गार्दा क दहनी रेल दहनी, ई कमेंट खोजता रहे। तो वहाँ सुधीर सिंह के वीडियो पर देखल जाओ तो ब्राह्मण लोग जाके खोज रहल बा। लड़ाई जौन बाटे ई कितना बढ़िया से सुनियोजित तरीका से ब्राह्मण और राजपूत के लड़ावल गई बा। ओकरा बाद जातीय जनगणना घोषित हो गई। अब बातचीत कल जा रहा बा कि जेकर जितना संख्या भारी ओकरा उतना हक मिले के चाहिए। खैर हक मिली ना मिली सरकारी एजेंडा बाटे और नेताजी लोग के एजेंडा में हमनी के आपस में लड़ रहल बनी जा। वर्तमान स्थिति पर बातचीत करे खातिर आज सिवान के एगो चेहरा जौन आजकल बड़ा चर्चा में बा, जौन आए दिन हर एक मुद्दा पर खुल के बातचीत करतनी। यहाँ के लोकसभा के चुनाव लड़े वाला बानी प्रकाश मणि तिवारी जी हमारा साथे बानी। लोकसभा के आगामी चुनाव में यहाँ के सिवान से प्रत्याशी रहे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राणा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमन। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहते हैं हम, जैसे जो वर्तमान स्थिति है अभी जातीय जनगणना का जो सूची है वो जारी कर दी गई है कि कौन कितना % है। अब बात की जा रही है कि जो जितना % है उसको उतना हक मिले, जो ज़्यादा है उसको हक मिलना चाहिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या इसका बेनिफिट होगा? जहां हम एक तरफ क्राइम से जूझ रहे हैं, जहां हम एक तरफ नशाखोरी से जूझ रहे हैं, जहां हम एक तरफ पलायन से जूझ रहे हैं, रोजगार हमारे यहाँ है नहीं, युवा जो हैं आए दिन गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके हम इसमें अझुराए हुए हैं कि हम फलनवा जात होई, हमार संख्या भारी बा, हमारा दावेदारी मिले के चाहिए। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं जहाँ से देख रहा हूँ ये जातिगत जो जनगणना हुई है, पता नहीं सरकार की मानसा क्या है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है इसमें पहले तो हम लोग हिंदू मुस्लिम में देश बटा हुआ था, अभी मतलब खंडित टुकड़े टुकड़े मतलब खंडित हो चुका है हमारा समाज। ब्राह्मण राजपूत यादव मतलब सबको ही मतलब अपने को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देने पे तुले हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जनगणना
होनी चाहिए, करवाइए, लेकिन मेरा ये मानना था कि जनगणना इस आधार पे होती है कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके कॉलोनी पास नहीं हो रहे हैं, उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है, जो गरीबी से जो बहुत सारे सरकारी लाभ देने के यथार्थ अगर किया गया रहता तो शायद ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता हमारे समाज के लिए। वर्तमान की परिस्थिति में मुझे ये नहीं लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को इससे थोड़ा भी फायदा होने वाला है, क्योंकि हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। भले जनगणना किसी खास मकसद से की गई हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही भयावह है। जी, साइड इफेक्ट भयावह है। अच्छा, हमारा तो मतलब हमको ये लग रहा है कि अभी हम लोग जातियों में बटे हैं, आने वाले समय में कहीं कुछ ना हो जाए, कुछ दिन बाद कुंडियों का भी जनगणना होने लगे कि आप पंडित जी हैं तो आपकी कितनी कुंडियाँ हैं, आपके कितने गोत्र हैं, उसके आधार पर भी हम लोग कल को विभाजित होने लगेंगे, जिस तरह से माहौल चल रहा है। जी देखिए, तो मतलब हमेशा मतलब समाज में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो समाज को बांटने का काम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। छोटी सी मतलब ख्वाहिश रहती है कि मुझे पोजीशन मिल जाए। तो देखिए, ये कहीं से भी मुझे सही नहीं दिख रहा है। अगर वैसे हिस्सेदारी की बात की जाए तो आप हमेशा बेस्ट के लिए क्यों तरसते हैं? आपको हमेशा बेस्ट डॉक्टर चाहिए, आपको हमेशा बेस्ट लॉयर चाहिए। तो बेस्ट तभी ना आएगा जब आप सबको समान अवसर देंगे। अगर ऐसा किया जाएगा, मतलब जो मतलब धारणा लोगों के बीच बनाई जा रही है कि हमें ज़्यादा चांस मिलेगा, तो हमारा जो समाज है बेस्ट से वंचित, जो अभी हमारे जो वर्तमान अगर राजनीतिक परिस्थिति देख लें, इस पे क्या हुआ है कि लोग टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, लेकिन सब कोई अपना हक कब्जा जमा के बैठे हुए हैं हर सीट पे, हर जगह पे, जिससे नतीजा ये हो रहा है कि 10-20 साल से पार्टी में लोग काम कर रहे हैं, जो भी नवयुवक हैं उनको चांस नहीं दिया जा रहा है। तो बेस्ट सामने आ ही नहीं रहा है कि वो बेस्ट माइंड जो है यहाँ पे काम करे। अगर मैं नीतीश कुमार की बात करूँ तो नीतीश कुमार के बाद आप बता सकते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा चेहरा है इस पार्टी में? उनके अलावा मुझे कोई चेहरा नहीं दिखता है। नो डाउट नीतीश कुमार एक निस्वार्थ, एक अच्छे नेता हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, ना उनका बेटा है ना कुछ है, लेकिन उनके छवि के आगे उनके पार्टी में किसी की छवि नहीं दिखती है। अगर उसी तरह अगर हम आरजेडी में बात कर ले तो तेजस्वी यादव के बाद मुझे सेकंड नंबर पर कोई चेहरा नहीं दिखता है। मे बी आप लोग को दिखता हो। बीजेपी में ली जाए तो मोदी के बाद मुझे 1-2 चेहरे दिखते हैं, चूँकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है अभी। उसी तरह अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी के बाद मुझे प्रियंका गांधी का चेहरा दिखता है। तो मतलब वो फैमिली वाला ये सब चीज़ें, मतलब कहीं ना कहीं लोग अपना कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, जिससे कि नई प्रतिभा को चांस नहीं मिल रहा है। और प्रतिभा को चांस तभी मिलेगा जब आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो हमारा जो अभी करंट का जनरेशन है, करंट का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात होनी चाहिए, ना कि कास्ट और क्रीड के बेसिस पे हमें अलग किया जाए। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आपका मत लेना चाहूँगा। एक चीज़ आप देखिए, जब मनोज झा का जब उन्होंने संसद में बोला, उसके बाद आनंद मोहन का रिप्लाई आया, चेतन आनंद का आया, उसके बाद हम सीवान के नेताओं का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो वो कहेंगे कि टारगेट कर रहे हैं। इन लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। जैसे मान लीजिए टूना बाबा हैं, टूना जी ने उन्होंने प्रतिक्रिया दी, युवराज सुधीर सिंह प्रतिक्रिया दी, उसके बाद तमाम लोग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन प्रतिक्रियाओं को कहीं ना कहीं, हालांकि भले ये कह रहे हैं कि मैं पर्टिकुलर इंसान को कह रहा हूं, लेकिन समाज जो है इसको जातियों से जोड़ के देख रहा है कि टूना जी पांडे जो है वो सवर्णों में राजपूतों के खिलाफ बोल रहे हैं, युवराज सुधीर सिंह जो है वो राजपूत को ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो लड़ाई थी मनोज झा और आनंद मोहन के बीच, 2 लोगों के आपस में स्टेटमेंट था, लेकिन जो प्रतिक्रिया दी जा रही है कि आप ब्राह्मण के खिलाफ बोलिएगा तो हम आंख नोच लेंगे, तो जीभ खींच लेंगे, तो इसका असर तो हमारे समाज पे पड़ रहा है ना, हमारे जो युवा हैं उन पे पड़ रहा है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए मतलब देखिए, एक समझदार व्यक्ति या नेतृत्व का ये कर्तव्य बनता है कि समाज में हम समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए अपनी आवाज़ उठाएं। ये जो समय है जहाँ पे एक राज्यसभा का सांसद एक पार्टिकुलर वर्ग के खिलाफ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कुछ बोलता है, जिससे आपको पता है कि हमारा आपसी भाईचारा बिगड़ने वाला है, उस समय में आपको किसी के खिलाफ बयान, क्योंकि आप भले आप आनंद मोहन को या किसी पार्टिकुलर आदमी को बोल रहे हैं, लेकिन उस वर्ग के लोगों को लगेगा कि हम पे आप वार कर रहे हैं, लगेगा नहीं, लग रहा है। तो ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात है। आप थोड़े भी सेंसिबल हैं समाज के लिए, और समाज के बारे में रियली आप एक लीडर हैं, तो आपको इस समय चुप रहना उचित है। अगर सब कोई चुप हो जाए तो
वो बयानबाजी दो लोगों में ख़त्म हो जाएगी। और ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कौन क्या है, कौन किस व्यू से बोल रहा है, ये छुपा नहीं है। जब आप बोलते हैं तो चीज़ें बैकग्राउंड से सब झलक जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रियली जनप्रतिनिधि हैं या आना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो आपका हर एक वर्ड काफ़ी सेंसिटिव होता है और सेंसिबल होता है, क्योंकि हो सकता है आपके कुछ चाहने वाले लोग हैं, सब पे नहीं डालें। कोई एक व्यक्ति विशेष किसी वर्ग का, किसी जाति का नेता नहीं हो सकता है। हमारे भारत में स्वतंत्र हैं हम लोग अपने नेतृत्व को चुनने के लिए, समझने के लिए। हमें पता है कि हमारा असली नेता कौन है। और तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी बोलते हैं आप बहुत ही सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपके दो चार लोगों से पूरे माहौल समाज का बिगड़। अभी ये सिचुएशन हो गया है कि मुझे अपने राजपूत दोस्तों से ये कहना पड़ता है कि भाई हम तुम अभिन्न अंग है। मेरे जो राजपूत दोस्तों कहते हैं कि भाई बाबा जी हवा तू काहे सोचता रहा। ऐसा सिचुएशन हम एक दूसरे को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसी तरह पहले हिंदू मुस्लिम का था, ग्राउंड में कुछ नहीं है, सब कोई अगल बगल घर में रहते हैं, हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है नहीं भाई हम तुमको चाहते हैं, हमारा अपना पुराना रिश्ता है, बाप दादा के ज़माने से रिश्ता चला है। ये चीज़ें हमको जस्टिफाई करनी पड़ी है बस कुछ लोगों की वजह से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप थोड़े भी सेंसिबल हैं तो आप चुप रहिए इस समय, क्योंकि ये माहौल बिगड़ रहा है। आपको कोई राजनीतिक बेनिफिट इससे नहीं मिलने वाला है। जनता बहुत ही समझदार है ग्राउंड पे। जी, यही चीज़ मेरा भी सवाल है कि जब भी जातीय हिंसा की बात आती है या जातीय बयानबाजी की बात आती है तो ये लोग तुरंत मतलब उत्पन्न हो जाएंगे और लगेंगे चिल्लाने। ना तो क्राइम पे बोलेंगे, आज आप देख लीजिए शराब तो बैन है ही, बिक ही रहा है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हर गांव में स्मैक बिक रहा है। स्मैक पीने वाले जो लड़के हैं क्राइम सबसे ज़्यादा वही कर रहे हैं, क्योंकि जब पैसे की कमी होती है तो छिनतई करेंगे, मर्डर करेंगे और मामूली सी रकम पे। इस पे कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा है। देखिए यही तो हमारा दुर्भाग्य है। मैं किसी इंटरव्यू में बोला भी था, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा हमारे समाज में ऐसे ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्लाएंगे बिना मुद्दे की बात पे कि असली मुद्दा जो मैं उठाया हूँ या जो भी थोड़े अच्छे नेता हैं जिनको लगता है कि सेंसिबल मैटर है वो दबा दिया जाएगा। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा जो समाज है अपराध मुक्त हो, मुद्दा ये होना चाहिए कि हर ब्लॉक में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्रीज लगे, कॉलेज का जो 3 साल की डिग्री है 6 साल में मिल रही है, आपके कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, जो सब्जियां आप महंगी खरीद रहे हैं, मतलब चीज़ों को एक अच्छे ढंग से ले जाने की बात हो। क्योंकि इस पे जो बात करेगा वो फंस जाएगा, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो लोग आपसे डिमांड करेंगे। अरे जब आप बड़गलाएंगे जातिवाद के नाम पे ब्राह्मण राजपूत यादव, तो जनता भी आपसे वही सोचेगी कि अरे ये तो हमारे नेता है, हमारे लिए बात किए थे, काम थोड़े करने के लिए आए, तो हमारा पक्ष है, हम मजबूत हो गए। अरे भैया आप मजबूत तब होंगे जब आपके ही वर्ग से, आपके ही जाति से एक सक्षम, एक बढ़िया नेतृत्व चल के ऊपर आएगा। किसी भी जाति से अगर बढ़िया नेतृत्व सामने आता है तो पूरे समाज के लिए अच्छा करेगा। ये जात पात की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हमें बस ज़रूरत है तो एक बढ़िया सक्षम निस्वार्थ निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने वाले युवाओं की ज़रूरत है आज के डेट में। एक सवाल आता है, जैसे थोड़ा सा हम अलग विषय पे बात करेंगे। अभी जो चर्चा चल रही है, अभी हालांकि चुनाव में समय है, अभी तक टिकट डिसाइड नहीं हुआ है कि किसको मिलेगा, लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर प्रबल दावेदार कोई माना जा रहा है तो माननीय मंगल पांडे जी माने जा रहे हैं कि मंगल पांडे जी सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि और भी नाम है, टिकट किसको मिलेगा ये अभी कन्फर्म नहीं है। वैसे ही अगर हम गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें, तो यहाँ भी अवध बिहारी चौधरी या हिना साहब की चर्चा चल रही है। माली भी पुरजोर तरीके से सीट की डिमांड कर रहा है। तो इसमें आप अपने आप को कैसे देखते हैं? अगर मंगल पांडे जी आते हैं तो मंगल पांडे जी, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है कि संगठन में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो धरातल पे आम जनमानस उनको एक्सेप्ट करेगा? देखिए मंगल पांडे, मैं तो बीजेपी से हूँ नहीं, निर्दलीय हूँ, तो मुझे किसी स्पेसिफिक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों के जो काम हैं या उनका पृष्ठभूमि वो हमें नहीं बोलना चाहिए। अब कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा इससे बहस नहीं है। मेरा ये बहस है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में असली मुद्दा क्या होना चाहिए। असली मुद्दा मैं लेके आया हूँ। मैं एक युवा हूँ,
एक रोड मैप के साथ, एक विजन के साथ आया हूँ। मैं लोगों तक पहुँच रहा हूँ, जन जन तक जा रहा हूँ, अपनी बातों को समझा रहा हूँ कि हमें भी अगर आप चांस देंगे तो कल के डेट में हमारे जैसे हजारों युवा हैं जो सामने आने का प्रयास करेंगे। नहीं तो जो अभी पार्टियों का जो कल्चर चल रहा है उसमें सब कोई कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठे हैं। इस हालत में भले कोई भी कार्यकर्ता हो, कितना साल भी काम कर ले, उसे आगे आने का मौका नहीं मिलेगा। तो मौका हम लोग को खुद ढूंढना पड़ेगा, खुद हमें आगे आना पड़ेगा। पार्टी भले नहीं आए, हम लोग निर्दलीय भी आके लड़ सकते हैं। मैं बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी लोकसभा के उम्मीदवार हैं, आप निर्दलीय आएंगे, हो सकता है वो पार्टी से टिकट मिल जाए उनको और वो आए, तो फिर आप उनके सामने या महागठबंधन से भी, चाहे हिना साहब आए, चाहे अवध बिहारी चौधरी आए, चाहे अमरनाथ यादव आए, कोई भी आए, तो कैसे टिक पाइएगा उनके सामने? कैसे आप मुद्दों को, जो आपका सपना है कि मुद्दों की लड़ाई हो, मुद्दों की बात हो, और जबकि यहाँ पे हम लोग जातियों में फंसे पड़े हैं, रोज फंस जा रहे हैं। अब तो नया भी सिगुपा 2 तारीख से आ ही गया है कि हम इतना % हैं, उस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है, सही नहीं है। तो आप कैसे लड़ पाइएगा? देखिए, मेरा जो अपना शुरू से है, मतलब कि कोई भी आए, मेरे जो मुद्दे हैं उस पे मैं अडिग हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस बार 2024 + 25 में जो हमारा जो भी यहाँ पे भी कन्वर्सेशन हो, लोगों के बीच में जो चर्चा हो, असली मुद्दों पे हो, तो मैं आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाता हूँ अगर कोई भी नेतृत्व सामने आके इन मुद्दों पे बात करना शुरू कर देता है। जब वो बात करेगा तो उस पर काम करेगा, या महागठबंधन से हो या आपके NDA से हो। तो जब लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे तो मेरी आधी लड़ाई तो मैं वहीं पे जीत जाता हूँ। मैं पहले दिन आपको कहा हूँ कि मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि लोग मुझे वोट दे के मुझे जिताएं। मैं एक युवा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हर युवा को अधिकार मिले सामने आने का। कितने युवा हैं जो काफ़ी सक्षम है, 10-20 साल से पार्टी में लगे हुए हैं, उनका एज निकल रहा है, काफ़ी अच्छे, उनको चांस नहीं मिल रहा है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी सामने आ सकते हैं। अगर पार्टी चांस नहीं देती है तो आपके अंदर वो कैलिबर है, तो आप सामने आके फाइट कीजिए। जब तक आप अपना हक नहीं छीनेंगे, यहाँ पे लोग नहीं देंगे। तो एक चीज़ इसका मैं खिलाफत करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जो रिसर्च किया हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब ग्राउंड पे मेरे इतना कोई रिसर्च किया है, उतना दौड़ आया है। पिछले 3 साल से मैं जैसे काम कर रहा हूँ, तो मेरा अपनी एक खुद की पकड़ बनते जा रही है धरातल पे। तो उसके सहारे मैं लोगों से आगे रहने की कोशिश करूँगा। देखिए, राजनीति में मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं सब कोई कुछ सामाजिक काम करने के लिए आ रहे हैं, समझिए बात को। तो कोई भी जीते, अगर अच्छे इरादे से आता है, अगर कोई अच्छा काम करने के लिए आता है, कोई भी जीते अगर काम अच्छा करे तो हमें उससे मतलब है। आप ही किंग हैं, आप ही सब कुछ हैं, ऐसी वाली धारणा मेरे अंदर नहीं है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है मुझसे भी बेहतर कुछ लोगों आने वाले समय में, तो उन्हें भी चांस मिलना चाहिए। मैं तो जनता के सामने कहता हूं, मैं एक विकल्प हूं। अगर आपको लगे कि आपके भाई में, आपके बेटे में वो कैलिबर है, या मेरी सोच से आप प्रभावित हैं, तो आप मेरा सपोर्ट कीजिए। नहीं तो हमसे जो बेहतर है, हम सबको मिलकर उनका सपोर्ट करेंगे। मैं यही कहता हूँ। क्राइम अभी जो है जिले की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि क्राइम आए दिन हो रहा है, मतलब एक दिन गैप नहीं जाता है। गलती से किसी दिन गैप चला गया ना, तो दूसरे दिन कोई बड़ा कांड हो जाता है। चाहे किसी दुकान पे गोली चल गया, कहीं छिनतई हो गया, कहीं स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया गया, कहीं किसी राहगीर को गोली मार दी गई। आए दिन हो रहा है, और ऐसा नहीं, अपराधी भी गिरफ्तार हो रहे हैं, त्वरित हो रहे हैं। फिर भी आप आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले देख लीजिए कि आप दरौली बाज़ार के समीप हैं। दरौली बाज़ार 10 बजे रात तक खुला रहता था, आराम से लोग चहलकदमी करते थे। अभी के डेट में 8 बजे बंद हो जा रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आने वाले समय में लगन आने वाला है, लोगों को पहले से ही टेंशन बना हुआ है कि हम मोटरसाइकिल से इस साल ए बेरी के लगन में न्योता ना करें। देखिए, ये तो हमारे जो वर्तमान शीर्ष नेतृत्व हैं, MP MLA जो भी हैं, इनका परम कर्तव्य बनता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को सही करें। जनता आपको इसीलिए चुन के भेजी है कि आप सबल हैं, सक्षम हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम अयोग्य आदमी को हम लोगों ने चुन के भेज दिया है।
अगर आप सक्षम हैं, आप रियली में मतलब उसके लायक हैं, तो आप इसको कंट्रोल करके दिखाइए, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अयोग्यता को, आपके असमर्थता को ये झलका रही है। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी एमपी से बढ़ के मुझे नहीं लगता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के पास पावर है, मतलब इस लेवल के जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेट में एमएलए को मतलब चाहे तो ये प्रशासन के साथ मिलकर एक दिन में कमांड कर सकते हैं। लेकिन वही हो गई बात जहां निजी स्वार्थ में लोग विलिप्त हो जाएंगे, विलासिता में उलझ जाएंगे। जो संसाधन मिल रहे हैं, इसका अगर आप उपयोग वर्चस्व के लिए करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है जब तक वो निजी स्वार्थ में लिप्त रहेगा। एक मामूली इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, अब वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करने की अगर मानसा रखता है तो। बात यहीं पे है। प्रकाश मणि तिवारी जी, समय दिया आपने और इन सारे मुद्दों पर, वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू रंजीत, आप सभी को नमस्कार। तो सुननी है और हुआ प्रकाश मणि तिवारी जी रही हैं अभी यहाँ के जिला में चर्चा के विषय बनी, चूंकि लोकसभा चुनाव में, यहाँ के आगामी चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी बनी और घूम रहल बनी, तो लोग यहाँ के विचार से, यहाँ के बात से प्रभावित हो रहल बा। चुनाव में वो कितना कारगर साबित हुई ये हम नहीं कह सकत, लेकिन बात मुद्दा के होके के चाहिए, ना कि जात में या धर्म में अझुराइल रहल जाओ। 2019 के चुनाव तो धर्म पर हो गई, जय श्री राम के नारा में सिवान में पताखा लहर गई, लेकिन ए बेरी देखी कि पहले ही से बैकवर्ड फॉरवर्ड पंडित राजपूत, कुछ दिन में देखिए अभी आगे वाला समय में का जाने का हुई। कुछ दिन बाद हमनी के कुड़ी में भी लड़म जाके हो फलनवा कुड़ी राजपूते हुअन तो का हो, हमरा से नीचे हुअन तो फलनवा ऊपर हुअन। ई जौन चल रहल बा ई चली, तो ज़रूरत बाटे कि ये सब फालतू के बयानबाजी या फालतू के विषय से बाहर निकल के मुद्दा पर बात हो, जेन्युइन चीज़ पर बात हो कि हमनी के बिहार में बेरोजगारी बा, हमनी के बिहार में क्राइम बा, हमनी के बिहार नशाखोरी से पूरा डूबल बाटे, एकरा से उबारल बहुत ज़रूरी बाटे। एम्प्लॉयमेंट के बात हो, पलायन रोकल जाओ, जौन हमनी के बिहार के सदियों से बड़ समस्या रहल बा। आज़ादी से पहले से हमनी के पलायन से प्रभावित बनी जा, तो ये सब पर भी बात होके के चाहिए, ज़रूर होके के चाहिए। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।